पार्ट 2 स्टार्ट हो गया जी। भाई को जगा दें अब, लाहौर आ गया पानी। मुझे पता है तुम जाग रहे हो, आई नो, मैं को आना वहाँ अखा था। सुनो मेरे बच्चों, इधर आओ ना ज़रा, आपको मैं बताऊं कि ये रीड ऑनली अब बस करना है आपने। ये कैपिटल मेंटेनेंस है, बिल्कुल रीड ऑनली। एक बार सिर्फ उसकी तसल्ली ये होगी कि कॉन्सेप्चुअली बात कर दी है, और अभी जो साइड पे टेबल दिखा रहा हूं ना आपको, वो समरी है इसकी। ये तसल्ली लेने के लिए एक बार जिंदगी में पढ़ना है, पहली और आखिरी बार। ओके, पहली और आखिरी बार आज पढ़ लेना। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस में मनी टर्म्स है, रियल टर्म्स है, और फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस है, और फिर इसकी एग्जांपल 6 है जो कि असल में सेम ही है, देख लो। नहीं, थोड़ा सा रेट डिफरेंट है। वैसे एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए इसको कर लो तो अच्छा है। सेम सवाल है, 1000 की चीज खरीद के 1400 की बेची, 14000 की, बल्कि 1000 में है, वो 100 में था, ये 1000 में। जनरल रेट 5% है, स्पेसिफिक रेट दोनों 10%, 5, दोनों रेट्स हैं, तो अच्छा है, ये कर लो। ठीक है, आई कैप की एग्जांपल भी कर लो। ठीक है, अच्छा जी। उसके बाद ये कमेंट्री एक बार पढ़ लेना, इस एग्जांपल के ऊपर कमेंट्री की गई है। फिर उसके बाद दोनों कॉन्सेप्ट के कंपैरिजन पढ़ लेना और फिर हंस देना। इनको छोड़ो, ये आपको आते हैं। ये इंट्रो की किताब वाले थे, मैंने वो ऐसे ही डाल दिया कि ये थोड़ा बहुत आपने कहीं सुना पढ़ा होगा, इसकी ज़रूरत नहीं है वैसे। इनको छोड़े और इसकी पिक्चर अब ले लें। ये वो समरी है जो आपने जहन में रखनी है। बस इसमें एडिशनल बात क्या है, वहाँ पर जो लिखी बातें उनमें काम की बात मुझे ये लगी थी, इनका अल्टरनेटिव नेम पता हो और ये किसके लिए, कौन इनको ज़्यादा बेहतर समझता है। बारी बारी खिंचो, अगली तस्वीर च पिछली तस्वीर च अगले हाथ भी आ रहे होने ने, पहले वाले खिंचन दिया करो तस्वीर। हाई लिक्विड एसिड को क्या करना है, यहाँ पे कहाँ से आ गया वैसे हाई लिक्विड? चलो खैर, हाई लिक्विड एसिड क्या, वो एसिड में पड़े हैं भाई, वो कहाँ कैपिटल में रहे, वो एसिड में पड़े हैं। इस वक्त तो हमारे पास सारा ही लिक्विड एसिड था, हमारी एग्जांपल में कैश ही है। अगर देखो डबल एंट्री सिस्टम है ना बेटा जी, तो एक तरफ एसेट पड़ा होगा, दूसरी तरफ उसकी बैकिंग होगी, इक्विटी या लायबिलिटी, या ओनर घर से लाया होगा, या बिजनेस में कमाया होगा, या लोन लिया होगा, तो वो दूसरी तरफ जो सा एसेट पड़ा है वो देख लो। मेंटेन किया हुआ है कैपिटल, तो दूसरी तरफ कोई सा भी एसेट हो सकता है उसके अगेंस्ट। ये 1400 रुपए के अगेंस्ट मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड भी बड़ा हो सकता है 1400। तो बहरहाल मेरे पास 1 रुपया कैश में नहीं है, लेकिन उसकी बैकिंग नॉन करंट एसेट से भी हो सकती है, कोई इशू नहीं। ओके, 1400 का प्लॉट, पता नहीं 1942 से खरीदे होना है 1400 रुपए का प्लॉट। वो तो बड़ा महंगा हो उस वक्त 1942 में 1400 रुपए का प्लॉट। अच्छा भाई, ये देखो क्या लिखा है, फाइनेंशियल में मनी और रियल। फाइनेंशियल में मनी टर्म्स में क्या इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट होती है, जनरल इन्फ्लेशन रियल टर्म्स में होती है, और फिजिकल में भी इन्फ्लेशन की एडजस्टमेंट जरूर होती है, लेकिन स्पेसिफिक वाली। फिर अल्टरनेटिव नेम, इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं, कांस्टेंट परचेजिंग पावर कहते हैं, करंट कॉस्ट अकाउंटिंग भी कहते हैं। ये नाम याद रख लेना, किसी एमसीक्यू में काम ही आ जाता है। ठीक है, मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वेस्टर्स और ये मैनेजमेंट के लिए। ओके, इन्वेस्टर्स इन दो को इसलिए देखते हैं कि इन्वेस्टर वो है, उसको क्या परवाह कि इदरीस का बिजनेस चलता है या नहीं चलता। ये दूसरा शेयर होल्डर है जिसको अपने डिविडेंड से परवाह है। तो जो डिविडेंड से परवाह रखने वाला इन्वेस्टर होता है, उसको तो ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट करे, मेंटेन क्यों कर रहा है, कैपिटल में क्यों डाल रहा है। तो इसलिए पहले दोनों इन्वेस्टर्स को ज़्यादा पसंद है, तीसरा पसंद नहीं है। लेकिन इस सारी कमेंट्री में शायद आपको ये बात कहीं ना कहीं लिखी हुई मिल भी जाए, जो मैंने आपसे अर्ज़ की है कि वो कहता है कि कंपनीज नॉर्मली जो है वो बिजनेसेस नॉर्मली क्या यूज़ कर रहे हैं मनी टर्म्स में, और इसको कैसे सिक्योर करके चलते हैं, अपनी रिटेन्ड अर्निंग्स को सारे का सारा बांट के ले नहीं जाते इस तरह से। ठीक है, ओके, सही है। ओके, लो जी, चैप्टर तो मुक गया जे, नहीं छुट्टी। अभी इसके पास पेपर करेंगे, इसके एमसीक्यूज करेंगे, रेशोज करेंगे, फिर छुट्टी। ये चैप्टर तसल्ली तो तभी होगी ना जब जाके सवाल देख लें कि हाँ भाई हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या ख्याल है। तो सवाल वही था जो हो गया, अब मैंने बस बैठना है, तो बैठे बैठे तो पता है मैं 4 घंटे पढ़ा दूंगा आपको,
बस गले की हालत बुरी होती है, लेकिन कल इतवार की एक उम्मीद, एक आस लगी हुई है कि गले ने रेस्ट करनी है। घर जाके तो बंदा इंज बड़े होंगे हैं। वो बेगम खुद ही आप पूछते खाना दूं, खाना किस वक्त लगा दूं, हैं किस वक्त खाना लगा दूं, हाँ लगा दूं। अब ये नहीं पता वो, तब उस वक्त ये उसने देखना होता है, ये अभी इस नमाज के बाद, इस नमाज के दरमियान, अब ये दरमियान में बैठा हुआ है ना, अभी 9 बजे जमात है ना, 7:30 बजे इसको बोल देना है खाना तो 7:45 तक खा लेगा, वरना फिर नमाज के बाद इसने बोलना है, जब वेला होना है इसने बोलना है, नहीं ये लेट हो गया तो फिर ये। तो घर पे आजकल ये हालात होते हैं, घर पे तो याद ही नहीं पड़ता, कई कई दिन गुजर जाते हैं बंदा सही से, वो बच्चे अलग परेशान होते हैं, वो कहते हैं यार पता नहीं किधर रह गया, लेकिन वो भी तो बच्चे हैं, वो तो सिर्फ थोड़े से बच्चे हैं, 2-4 बच्चे होते हैं हर उस्ताद के, इतने जड़े इतने बड़े बच्चे ने, तो एंड पे आके थोड़ा प्रेशर होता है, कोई नहीं, बाद में याशी भी तो मैंने ही करनी है, चिल्ले पे तो मैंने जाना है, हाँ मजे में जमात के अंदर मोक्कल पकड़ना है। वो मोक्कल वाला किधर गया, हजरत देख लो मेरे पास दूसरा हजरत भी है, लोहे को लोहा काटता है। उस्मान है तुम्हारे पास मोक्कल उस्मान? अच्छा बच्चों, कुछ सवाल होमवर्क में कर लेना, लेकिन ये संडे दरमियान में है। वैसे तो बुजुर्ग फरमाते हैं शब दरमियान रब मेहरबान, एक अरबी के साथ वक्त लगा एक बार तो ये कहता था शब दरमियान रब, रात को मैं नफल सल्लू रखता है, अरबी में बोलता था वो, कोई रात दरमियान में है 2 नफल पढ़ो, अल्लाह से मांगो काम करा लो। तो मैं तो कह रहा हूँ संडे दरमियान रब मेहरबान, ये चैप्टर पढ़ लो, मंडे को मुझसे सवाल पूछ लेना, ठीक है। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली अडॉप्टेड बेसिस ऑफ मेजरमेंट, गिव 2 एग्जांपल वेयर 2 डिफरेंट बेसिस ऑफ मेजरमेंट आर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन। ठीक है जी, आज बुजुर्गों का मैच भी है उस्ताद, चलो इसको फिर रहने भी दो। तो ये सवाल आपने लाजमी करना है होमवर्क में। वैसे इसके बारे में पता है क्या है, वो कहता है फॉर मेजरिंग वैल्यू ऑफ मोटर व्हीकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंपनीज कंसीडरिंग फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स, वैल्यू ऑफ मोटर इतने पर रिकॉर्ड कर दो बेस्ड ऑन सेल प्राइस ऑफ सिमिलर मोटर व्हीकल इफ सोल्ड टुडे। कोई कह रहा है ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, कहता है आइडेंटिफाई करो मेजरमेंट बेसिस मोटर व्हीकल की इन ईच ऑफ द अबव केसेस। तो थोड़ा सा इसको ट्राई कर लेना, मैं ज़रा काम काम के सवाल कराऊँ, ठीक है। तो पहले वाले को छोड़ो, चलो मैं रिवीजन प्लान में डालना होगा, कार्ड नहीं रहा तो मैं डाल दूंगा, इसमें से कोई और भी डालना होगा, ठीक है। इसको देख लेना, ये वैसा ही है जैसी एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 नहीं कहा आपको कर ले, वैसे ही सवाल होना है, पढ़ लेना। इधर से काम शुरू करते हैं चौथे से। तीसरे में कहता है लिस्ट द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंस, हाँ कंपोनेंट्स और कंपोनेंट्स एसओसीआई। अब देख लो 2 चीज़ें हैं, एक है बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट कैश फ्लो नोट्स, एक है एसेट्स लायबिलिटीज इनकम्स एक्सपेंसेस। यहाँ पे वो कंपोनेंट्स कह रहा है या एलिमेंट्स कह रहा है? अच्छा चलो जल के देख लेते हैं, जहाँ पर हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, ये दोबारा देखें, जहाँ पे जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, हो सॉरी गलती से नहीं आया, मैंने जान के किया। अच्छा ये खुला रहे, जाओ तुम जाओ जाओ, गो एंड वेंट एंड गॉन हो जाओ, सबको ले जाओ, सबको ले जाओ, जो जाता है जाओ। तुम्हें लग ही रहा है कि तुम सबके लिए रो रहे हो, सबको पता है अपने नफे नुकसान का। ये एलिमेंट्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, और ये अब ये जान क्या है सीधा कर ले, ये एलिमेंट्स हैं और ये कंपोनेंट्स हैं। एलिमेंट्स हैं एसेट लायबिलिटी इनकम एक्सपेंसेस इक्विटी, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हैं एसओसीआई, एसओएफपी, एसओसीएफ, टीयू, एसओसीआई रह गया, टीयू नोट्स रह गए। तो वो लिस्ट कह रहा है बना दो, ये थोड़ी आपसे पूछेगा, इसलिए इसको भी छोड़ो सवाल को बता रहा हूँ, दोनों में फ़र्क ज़रा ध्यान से देख लें, अक्खां खोल के। हाँ सवाल शुरू होता है। अब देखो भाई 2022 में आया है, कितने नंबर का है? अब अभी तो पढ़ के आप कहोगे यार ये भी कोई सवाल है, लेकिन बेटा जी
ये आज सुबह से आप लगे हुए हो और मेरा गला भी बैठ गया है, और फिर जाके आप कहो कि हाँ यार 7 में से 6 नंबर तो हमें समझ आ रहे हैं, तो अगर ये आज सुबह वाली क्लास और अब वाली क्लास ना ली होती तो फिर मैं देखता कि आपको ये 7 नंबर अच्छे लगते हैं बुरे। यही वो नंबर हैं जिनको देखकर बंदा कॉन्फिडेंस लूज कर जाता है। सारा FAR1 एक तरफ, कितनी मेहनत थी, ये 1.5 दिन की क्लास एक तरफ है जिसमें इतनी मेहनत भी नहीं है, लेकिन पर्चे में ये 7 नंबर देख के क्या फीलिंग हो अगर फ्रेमवर्क वाली क्लास भी ना ली हो और बाद में रिकॉर्डिंग भी ना ली हो और सिरे से पढ़ा ही ना हो जिंदगी में। बताओ क्या फीलिंग होगी ऐसे बच्चे की इस अटेम्प्ट के अंदर। तो भाई ये मसला है, स्टिंग का झटका लगाना पड़ेगा उसको। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। तो पिछली दफा ये नहीं टेस्ट किया इसने, नहीं ना किया, किसी को पता, कुछ तजुर्बाकार बैठे मैं देखना चाह रहा था, तो इस दफा वो लाजमी करेगा। नहीं, लाजमी नहीं करेगा, चलो गलत कह दिया मैंने, लेकिन बहुत चांसेस है, ठीक है, कर सकता है। देखो ना, चांस तो बढ़ गया ना, चीज़ लास्ट टाइम टेस्ट भी नहीं हुई, खास एक आधा MCQ में 1-2 में आया हो, ठीक है, MCQs तो बाहर आते जरूर करता है हर दफा ही, लेकिन 5-6 नंबर तक आ जाए इसके भी चांसेस हैं। अब ये ट्रू फॉल्स हैं, लेकिन अब आपने देखो जो मेहनत की है इसको कैसे ज़ाया करोगे आखिरी महीने में। वो सर FAR1 पे टाइम नहीं दे सके, वो टेक्स्ट को टाइम दे दिया। नहीं भाई, मैं तो ये भी नहीं कहता कि सिर्फ R1 को टाइम दो, मैं ये भी नहीं कहता सिर्फ टेक्स्ट को टाइम दो। आपके सारे पर्चे पास होने ज़रूरी हैं बेटा, सारे पर्चे पास होंगे तो आपका CA होगा ना। तो मैं कभी भी नहीं चाहूँगा कि आप सिर्फ अकाउंटिंग पास करें। तो आपने अगर 3 पर्चे रखे हैं तो आपने 12 घंटे इफेक्टिव पढ़ाई करनी है, 14 घंटे फिर बैठना है। उसका मतलब आपके हर पेपर के लिए 3 पेपर हैं तो 4-4 घंटे बनते हैं। और अगर आपके 4 पर्चे हैं खुदा ना खास्ता तो कोई बात नहीं है, आपने अपनी नींद अपनी मेहनत के ऊपर कुर्बान करनी है और आपने उधर से 2 घंटे कम करने हैं। मतलब आपके पास फिर बैठने वाले घंटे 14 से बढ़ के 16 हो जाएंगे। फिर 8 घंटे में सोना भी है, नमाज भी पढ़नी, खाना भी खाना। मैं मिसाल कर रहा हूँ, चलो कोई 15 पे आ जाता है। फिर इफेक्टिव टाइम बढ़ाएंगे, फजूल दिमाग की सोचों वाला टाइम कम करें और कोशिश करके, तो एक्सरसाइज ही है। तो आप थोड़ा 3-3 घंटे रखें सबके लिए, नहीं तो 3.5-3 घंटे रखें, लेकिन रोज़ काम कर रहे होंगे। कुछ बच्चे वैसे 3 पेपर रख के एक पर्चा पढ़ के फिर दूसरा पढ़ के फिर तीसरा पढ़ते हैं। कुछ यूँ करते हैं कि 2 एक दफ़ा और फिर एक अकेला। कुछ ऐसे करते हैं कि तीनों इकट्ठे पढ़ते हैं। मैं कोई एक किसी स्कूल ऑफ थॉट की बात नहीं कर रहा, हर बंदे की अपनी मर्जी से। मैं अपनी बात करूं तो मैं 4 पेपर देने होते थे, हमारे 4 होते थे, मॉड्यूल डी में भी 4 होते थे, सी में मैंने 4 कर लिए थे, बी वाला फेल करके। मतलब 4 मेरी किस्मत में रह ही हैं। सी मॉड्यूल के अंदर बी के साथ वाला 4 हो गए, डी मॉड्यूल में वैसे 4 थे, और ई और एफ में 4-4 ही होते थे हमारे। तो मेरे 4 पेपर ही देता गुजरा, तो मैं तो 2-2 करता था। 4 मुझसे मैंने ही नहीं होते थे, नालायक आदमी हूँ, रोज़ आना। मेरे कुछ दोस्त 4 भी करते थे, कुछ ऐसे होते थे जिनसे 2 भी नहीं होते थे, वो उनकी आदत होती थी वो 1 करके फिर दूजा करके फिर तीजा। मैं 2-2 करता था। तो ये डिफरेंट है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि बराबर टाइम देना है सब पेपर्स को। अब 3 पेपर वाले 4-4 घंटे हर पेपर के हैं, तो अब कहीं FAR1 पर मैंने एंड वाले दिन पे कहना है कि एक सीटिंग में सारे सवाल करने हैं, तो जिस दिन IAS 16 करोगे उस दिन हो सकता है 6-8 घंटे लग जाए मिसाल के तौर पर। आप दूसरों के 2-2 घंटे खा गए, उनको उस दिन अगर 2-2 घंटे दिए हैं तो अगले दिन फिर आपने IAS 16 कर लिया था ना, तो अगले दिन फिर आप IAS 20 करें, IAS 40 करें, IAS 36 करें। ऐसा करें जो 2 घंटे में हो जाए और फिर उनके वापस करें घंटे उनको, और उस दिन ज़्यादा कर लें। तो प्लान इस तरह से बनाना है आपने। एनीवेज, बातें और तरफ निकल रही हैं, तो मेहनत इस वक्त की जो ज़ाया कर देते हो, और सारे सेशन की मेहनत और मेरी मेहनत और अम्मा अब्बा की मेहनत सबकी ज़ाया जाती है। यकीन मानो, एक्स्ट्रा क्लास के लिए बुलाया, होमवर्क दिया, टेस्ट दिया, FAR2 वाले बच्चों का टर्न आउट हमेशा अच्छा रहा है। कभी उन्होंने चूं चरा नहीं की आज एक्स्ट्रा पढ़ना है। कितना एक्स्ट्रा पढ़ा उन्होंने कि आपसे 2 दिन पहले फ्री हो चुके हैं। वैसे तो कब से वो एक्स्ट्रा, वो वैसे ही नॉर्मल दिनों में भी एक्स्ट्रा हफ्ते में 1 आधी क्लास हम किए रखते थे। हर हफ्ते उनकी 1-2 एक्स्ट्रा क्लासेस चल रही होती थी, कभी वैसे दे दी पुरानी रिकॉर्डिंग, कभी कुछ करके, क्योंकि उनका काम ज़्यादा था। लेकिन कभी उन्होंने चूं चरा नहीं की, क्योंकि वो FAR1 पास करके FAR2 में गए, और उनको पता है कि किस मुसीबत के साथ पाला पड़ा होगा हमारा। आपको शायद अंदाज़ा नहीं। तो अल्लाह आप सबको पास करे ताकि अगली बार तकलीफ हम लोगों को पढ़ाने वालों को कम हो, आपको ज़्यादा पता हो। इस दफ़ा तो आपको बहुत खींचना पड़ा है। वैसे आप पढ़ने वाले बच्चे हो, लेकिन ये जो होता है ना, होमवर्क दिया करके नहीं आए, नॉन सीरियस, टेस्ट छोड़ दिया, छुट्टी कर ली, परवाह नहीं,
ये सारा कुछ सेट हो जाता है एक बार ICAP से घूम के आने के बाद, ठीक है। लेकिन अल्लाह आपको कामयाब करे, मेहनत कर लेना, आज से पढ़ना शुरू कर दो। ये मैं आखिरी बार कह रहा हूं, मैं हर बार ये कहता हूं मैं आखिरी बार कह रहा हूं, लेकिन मैं आज फिर आखिरी बार कह रहा हूं, आज से पढ़ना शुरू कर दो। अभी भी कुछ नहीं गया, बहुत टाइम पड़ा है, टाइम से शुरू किया था, टाइम से खत्म कर रहे हैं। ये वो दिन है जिसकी वजह से आप लोगों को रोजों में कुर्बानी पे बुलाया गया था, कुर्बानी कराई गई थी, आपकी खुद भी की थी, आपकी भी करवाई थी। ये आज उसका रिटर्न आपको मिल रहा है कि अब आपका सिलेबस खत्म हो गया, ठीक है। अब आपके पास पूरा महीना, कोई ऊपर FAR 1 वालों का तो 5, 6, 7 तारीख को पेपर है जाके, तो 6, 7 तारीख को भी ख़त्म होता तो महीना था, ठीक है। तो प्लीज़ लेट गो मत कीजिएगा, अब जल्दी से पास पेपर करो। ये फजूल वाली बातें मेरी गई, टाइम ज़्यादा हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसका नाम पता मैंने ना लिख कर रखना है अपने पास, ठीक है। हाँ जी, फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस उधर नहीं देखना प्लीज़, वरना फ़ायदा क्या। फिजिकल कैपिटल मेंटेनेंस मेजर्स प्रॉफिट इन टर्म्स ऑफ इंक्रीज इन प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन एंटिटी। हाँ जी, सही है, उधर नहीं देखना। फिजिकल के अंदर प्रोडक्टिव कैपेसिटी, बिल्कुल सही है। प्रोडक्टिव, इसको करंट कॉस्ट भी कहते हैं। प्रोडक्टिविटी, यही बिजनेस यही चालू रहे, ठीक है। ये करंट परचेजिंग, इस तरह का नाम भी लिखा था मैंने, ये आ भी जा किधर गया है ये। तो करंट कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। करंट परचेजिंग कैपेसिटी, वही वाली चीज़ आप खरीद सकें दोबारा, इसका एक अल्टरनेट। अब ये जिसने वो पूरी रीडिंग एक बार करनी है ना, इंशाल्लाह उसको ये मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। ये ट्रू है जी। अच्छा, उसके बाद इन टाइम्स ऑफ राइजिंग प्राइसेस, महंगाई हो रही है, प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड एंड एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट। हाँ भाई, कहीं पे नहीं पढ़ाया। अच्छा नहीं, ठहरो एक मिनट, फॉल्स ट्रूथ में बात बताता हूँ, एक बात कहूँ। जिसने अब मैं फादियत बता रहा हूँ कि वो जो कमेंट्री की है, मैंने तो आपको बता दिया मोटा मोटा, हिस्टोरिकल कॉस्ट ये, करंट वैल्यू ये, फेयर वैल्यू ये, मोटा मोटा बताया है। अब जिसने वो सारी चीज़ें पढ़ ली है ना, उसको ये आंसर आता है, लेकिन आपको भी मैं समझा देता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसने वहाँ से पढ़ते हुए गुजरना है और ये गपशप वहाँ पर लगी हुई है, सारी इसको समझ आ जानी है। एनीवेज मैं समझाता हूँ आपको। बेटा जी, ये ट्रू है, आपने क्या बोला, फॉल्स। ये मैंने क्या कहा, ट्रू है। उसकी वजह क्या है, देखो, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब ये है कि बैलेंस शीट के अंदर जो एसेट्स हैं, एसेट्स वो पुरानी कॉस्ट लेस बुक वैल्यू पर पड़े हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट पे पड़े हैं, तो ऐसे ही है। ओल्ड हिस्टोरिकल कॉस्ट, ओल्ड कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन, ऐसे ही है ना, यानी बुक वैल्यू पर पड़े हैं, ठीक है। लेकिन P&L में जो सेल्स आ रही होंगी, वो सेल्स तो आज की वैल्यू के हिसाब से होंगी। इवन आप सिर्फ बात करें करंट एसेट्स में स्टॉक की, तो ये भी और करीब कर लो, स्टॉक जब खरीदा थोड़ा सा सस्ता था, जब बेचा होगा तो थोड़ा महंगा है। इन्फ्लेशन के ज़माने में वो कह रहे हैं इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी हो, और आप अगर हिस्टोरिकल कॉस्ट मेथड यूज़ कर रहे हो तो एसेट्स ने तो लोअर ही होना है, लेकिन P&L के अंदर इनकम्स जो हैं वो हायर होंगी। ये बिल्कुल ट्रू है, लेकिन इसके लिए वो स्टोरी पढ़नी पड़ेगी एक बार, ठीक है। पढ़ो ज़रा क्या आता है, दोबारा पढ़ो। इन टाइम्स ऑफ बढ़ती हुई महंगाई, प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड, क्योंकि प्रॉफिट्स में क्या जाना है, इनकम्स और एक्सपेंसेस, ठीक है। तो इनकम्स प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइसेस राइज हो रही हैं, प्रॉफिट्स विल बी ओवरस्टेटेड। अब आप ये ना कहना कि जी सेल्स भी तो बढ़ी तो एक्सपेंस भी बढ़े। ओ भाई, सेल्स बढ़ी है तो एक्सपेंस बढ़े हैं, लेकिन दोनों के अंदर एक मार्जिन भी तो है, सेल्स तो ज़्यादा अमाउंट ही होती है ना, ठीक है। एनीवेज, लेकिन एसेट्स विल बी अंडरस्टेटेड व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ, और अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को आप हिस्टोरिकल कॉस्ट की बेसिस की बजाय आप फेयर वैल्यू पर करें, ठीक है, या किसी और वैल्यू पर करें, तो फिर हो सकता है राइजिंग प्राइसेस की वजह से आपके एसेट की बुक वैल्यू, फेयर वैल्यू, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ये भी बढ़ी हुई हों, तो फिर आप शायद कुछ बराबर हो, वरना तो ऐसा ही है। ये बिल्कुल ट्रू है, मेरे हिसाब से ट्रू है, लेकिन एंड पे आंसर देख लेना, फिर जो गड़बड़ निकला फिर मैं बता दूंगा क्या चबलबाजी गई है, ठीक है। इनकम रिप्रेजेंट्स, सही है, फॉल्स है,
अच्छा दरवाजा खुलने की आवाज आई है, मैनू लगा शायद। इनकम्स represents all increase in assets or decrease in liability thus result in increase in। असल में ये जुमला पूरा नहीं है। जुमला ये था कि इनकम रिप्रेजेंट ऑल इंक्रीज इन एसेट्स और डिक्रीज इन लायबिलिटीज दैट रिजल्ट इन इंक्रीज इन इक्विटी अदर देन इंक्रीज इन इक्विटी फ्रॉम कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम ओनर्स। जुमला पूरा नहीं है, ठीक है, जाकर देख लो, यही जुमला तो सबको तो पढ़ा है, ठीक है, तो फॉल्स है, वहीं पे बता दिया था फॉल्स है। खैर टू बी, ये भी सवेरे ही बता दिया था, टू बी परफेक्टली फेथफुल डिपिक्शन वुड हैव 3 कैरेक्टरिस्टिक, इट शुड बी कंप्लीट, रेलेवेंट, कंप्लीट होना चाहिए, दूसरा क्या था, अनबाइस्ड होना चाहिए, न्यूट्रल या अनबाइस्ड, और फ्री फ्रॉम एरर, तो एक ही बस इसमें से है, तो ये भी क्या था, फॉल्स। इन वैल्यू इन यूज मेथड, अब देखो हर चीज उसने पूछी हुई है, अब ये फ्रेमवर्क के 7 नंबर है, जिसने ये पढ़ा होना था उसको 4 में से 5 तो आ ही जाने थे, और ना पढ़ के जाओ चॉइस में जाओ तो तुक्के फिर लग गई तो रोजी उन्होंने आंखें बंद, बिस्मिल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिस्मिल्लाह रहमान दुरूद शरीफ पढ़ो, ये ट्रू कर दो, ये फॉल्स कर दो, सही भी हो सकता है नहीं भी हो सकता, ठीक है। In value use method, assets are measured at amount that would be paid to purchase the same or similar। वैल्यू इन यूज में तो फ्यूचर कैश फ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू पे रख कर एसेट को उस पर आप वैल्यू करते थे, ऐसी। अच्छा, करंट कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू आर, नहीं, करंट कॉस्ट तो एंट्री वैल्यू थी। अब मेरे दिमाग में वो नक्शा ही आया है, आप अपना नक्शा घर बनाओगे ना, उस पर लिख लोगे तो आपके दिमाग में भी ऐसे ही आ जाएगा, ठीक है, कि आपकी एंट्री वैल्यूज थी सज्जे थे खब्बे वाली, हिस्टोरिकल और करंट कॉस्ट, और दरमियान वाली दोनों फेयर वैल्यू और वैल्यू इन यूज जो थी वो आपकी एग्जिट। तो ये उसने गलत बता दिया। अब चेक कर लो, हालात चेक कर लो किस लेवल तक पढ़ना पड़ा आपको, लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ एक रीडिंग आज कर लो प्लीज, सिर्फ एक दफा, और उसके बाद जितना निशान लगवाया है या जो टेबल्स बनाए हैं बेशक उसको आप अपने नोट्स पे कन्वर्ट कर लो। मैं नहीं ऐसे नोट्स दे सकता, अगर मैं ही वो नोट्स दे दूं ना तो ये बीच वाली कहानी आपने पढ़नी नहीं, और पर्चे के अंदर इनमें से चीजें आ रही हैं, मैं नोट्स नहीं दे सकता, मेरी मजबूरी समझे। आप अब एक बार पढ़ के अपने नोट्स खुद बनाएं, पढ़ने के बाद नोट्स बनाएं, इंशाल्लाह उम्मीद है 90% आंसर इसका भी सही कर लेंगे, 10% तो डिस्क्लेमर दे के ही चलना चाहिए बंदे को, ठीक है। रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ओवरराइड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, यस। अगर यूं लिख दे, अभी आपके पर्चे में यूं लिख दे, रिक्वायरमेंट्स ऑफ फ्रेमवर्क ओवरराइड रिक्वायरमेंट ऑफ, वो फॉल्स होगा, ठीक है। जब कहा था आपको कि दोनों कंट्राडिक्शन आनी नहीं चाहिए, फ्रेमवर्क किसी भी स्टैंडर्ड को ओवरराइड नहीं करता, और अगर कंट्राडिक्शन आ जाए तो IFRS प्रिवेल करता है। तो इसका मतलब ये हुआ ना कि रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड IFRS जो है वो इस फ्रेमवर्क से ऊपर है, तभी तो वो प्रिवेल करती, ठीक है। नहीं समझ आई भाई देखो, स्टैंडर्ड के अंदर कोई रिक्वायरमेंट और फ्रेमवर्क की बात ये कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होती नॉर्मली, क्योंकि फ्रेमवर्क को देखकर ही स्टैंडर्ड बनाए हैं। मतलब फिर क्या हुआ, फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं कर सकता किसी स्टैंडर्ड को, इनमें कॉन्ट्राडिक्शन होती ही नहीं, और अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो हमने फ्रेमवर्क को देख के ही स्टैंडर्ड बनाए थे ना, तो हमने किसी वजह से ही रिक्वायरमेंट कोई डिफरेंट डाली होगी स्टैंडर्ड्स में, तो अगर कॉन्ट्राडिक्शन आ जाए तो फिर जीतेगा कौन, कुश्ती में IFRS ने जीतना है। तो इसका मतलब IFRS विल ओवरराइड, कंड लग जाए कि फ्रेमवर्क दी, IFRS विल ओवरराइड कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क, दिस इज ट्रू। 8 फिर कैपिटल मेंटेनेंस आ गया। सिर्फ यही नहीं कि ये MCQs में आता है, MCQs तो भरे पड़े हैं इसके। आपको अगर सवाल के अंदर इसके फ्रेमवर्क के अगर 10 MCQs आए होंगे उसमें से 6-7 इसके आए होंगे, ये कैपिटल मेंटेनेंस आपने किया, 2 नंबर का आता है तकरीबन MCQ इसमें से, मुफ्त के 2 नंबर। कितना टाइम लगा उसको करने में, एक इदरीस था, एक बर्गर था, एक हजरत था, एक मैं था, और 2 से 3 नंबर हो गए, 4-5 नंबर भी हो सकते हैं। ये देखो, ये 4 नंबर, 4 नंबर की न्यूमेरिकल भी आया। फिर अच्छा जी,
गिव रीजंस ऑफ स्टेटमेंट आइडेंटिफाइड एज फॉल्स। ये भी भाईजान है सच्ची, ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये फॉल्स था तो इसके बारे में आपने बताना है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स बिकॉज इट इज इनकम्प्लीट। कंप्लीट स्टेटमेंट इज इनकम पूरा लिखना था फिर, इनकम रिप्रेजेंट्स इंक्रीज और डिक्रीज इन लायबिलिटीज रिजल्ट इन इक्विटी अदर देन इंक्रीज बाय कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ओनर्स। फिर ये फॉल्स है, इसके लिए ये इधर दोबारा लिख दिया ये फॉल्स है, नहीं ओह इधर ही था वहाँ यहाँ से चल रहा है, ये बीच में ना असल में इधर चल, ये इधर होना चाहिए था ना असल में जी। तो इसके बारे में आपने कहना फॉल्स है क्योंकि अभी अभी आपने खुद ही बताया है कंप्लीट न्यूट्रल और फ्री फ्रॉम एरर हो, इनकरेक्ट ना हो, ठीक है, करेक्ट होनी चाहिए। ये क्यों है जी? तो आपने लिखा था करंट कॉस्ट इज एन एंट्री वैल्यू एंड फेयर वैल्यू इज एन एग्जिट। तो बताना है उसको रीजन, ट्रू की रीजन नहीं बतानी। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस वो परले वाला, उधर देखना नहीं, वैसे दिमाग में हुआ परले वाली साइड जिसमें सबसे पहले दोनों थे। फिजिकल वाला फिजिकली वही कैलकुलेटर दोबारा लेना है तो फिजिकल मेंटेनेंस ये साइड पे कर दो। फाइनेंशियल वाला मनी टर्म्स, रुपए के साथ रुपया, आज का 100 रुपया कल भी 100 रुपया, नोट के हिसाब से तो वही है लेकिन इन रियल टर्म्स वो नहीं है, उसकी कदर गिर गई है। तो फाइनेंशियल में दो थे, रियल और मनी, और कैपिटल फिजिकल वाला, वो फिजिकल वाला अलग था, ठीक है। अब कहते हैं फाइनेंशियल, इसका मतलब या तो मनी टर्म्स होगी या रियल। आगे पढ़ते हैं। फाइनेंशियल कैपिटल मेंटेनेंस इज लाइकली टू बी मोस्ट इन्वेस्टर दैट एज दे आर इंटरेस्टेड इन मैक्सिमाइजिंग रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट एंड परचेजिंग पावर। ये ट्रू है, लेकिन वो जो कमेंट्री है वो सारी पढ़ने के बाद जो मैंने टेबल दिया, यानी आज सिर्फ इतनी सी बात है कि फ्रेमवर्क को एक बार पहले लफ्ज से आखिरी लफ्ज तक पढ़ देना है, उसके बाद दोबारा बेशक मत पढ़ना। जो सीटीएम वाले थे वो अलग जगह पे लिख लेना, सीटीओ वाले थे, और जो टेबल थे वो अलग से बना लेना, फिर बेशक इसको मत खोलना, फिर आपके यही नोट्स, और फिर आप आज़ाद है। लेकिन अगर आपने ये पढ़े बगैर उन्हीं को पकड़ा तो फिर मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता, आपके 60-70% सवाल सही भी हो सकते हैं, 20-30% मिस भी हो सकते हैं। ये इस तरह के, मतलब इस 7 में से 4 नंबर सही भी हो सकते थे आपके बगैर वो अंग्रेजियां बीच में पढ़े, 4 से 5 नंबर, 2 से 3 खराब भी हो सकते हैं। लेकिन इतना एरर, इतना मार्जिन नहीं देना ऐसी आसान चीज़ों को, ये तो मुफ्त के नंबर देने आती हैं। एक बार आज पढ़ लो, आज मौका है, दोबारा बेशक पर्चे से पहले फिर ना पढ़ना, ओके। अच्छा जी, चेक करो जी, फटाफट 6वां सवाल कर दें। ये देखो जी, स्प्रिंग 23 में आया 4 नंबर का, ना कराओ लिफ्ट, ना कराओ लिफ्ट। अच्छा, एक और बात बताऊं आपको, मैंने वैसे मैं बच्चों को क्वेश्चन बैंक 1 कराता होता हूं, ये वाला, ये सॉरी 2 इसी में है ना, वो गुडविल देखना जरा, हाँ ये यहाँ पर मैं कुछ बातें बताता होता हूँ बच्चों को। ये आई कैप के क्वेश्चन बैंक में है सवाल, और ये उसके बाद वाला सवाल है। बहरहाल आप वैसे भी कई बार सेशन में ये बात की हुई है, और जो 5 एग्जाम्पल्स आपको आज होमवर्क में दिए हैं उनसे आपको हेल्प मिलनी थी इस सवाल के अंदर। आई कैप कहता है मैं अपनी किताब से बाहर नहीं जाता, इसीलिए मेरा जोर इस पर, एक बार किताब पढ़ो। शुरू वाली एग्जाम्पल्स बहुत आसान है, पर एक बार पढ़ो तो सही, एक बार पढ़ लो, दोबारा मत पढ़ना। ये वो कहते ना, अल्लाह दे नाम ते 1 रुपया दे दे बाबा, वही गल मेरी बनी है, मान नहीं रहे फिर भी, ठीक है। चलो भी ये कर लो। ऑन 1 मार्च 2022 इनका एम्पायर लिमिटेड कमेंस्ड बिजनेस विद द कैपिटल ऑफ 60,000, ये हमारा इदरीस जो था, विच वॉज यूज टू परचेज 2 आइटम्स। लेकिन इस बार उसने लंबा हाथ मारा है, 60,000 जोड़ लाया है, अब्बा से 8 लाया है, और अब कारोबार करने के लिए 2 आइटम्स खरीदे हैं। डिटेल ऑफ देयर कॉस्ट एंड सेल्स फॉर द ईयर वर, तो पूरे साल 1 मार्च को साल शुरू हुआ था, तो 28 फरवरी को अगले साल ख़त्म हो गया, और वो कहता है हमने इसको 25 का खरीद के 55 का बेचा, 35 का खरीद के 70 का बेचा। ठीक हो गया। सवाल के जवाब कहाँ लिखे यार, साइड पे लिख लेते हैं। जनरल इन्फ्लेशन रेट 8% है, इन्फ्लेशन स्पेसिफिक टू प्रोडक्ट ए 12% है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ बी है 45,000। अब वो कहता है मतलब ये भी रिप्लेसमेंट कॉस्ट ही होती है असल में 12%, समझो आज इस जैसा ही खरीद कर लाना, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, ठीक है। तो यूं कह लें कि ये जनरल रेट है, ये जनरल रेट है, और ए और बी का स्पेसिफिक रेट, स्पेसिफिक महंगाई वाला भी लिखा हुआ उन्होंने ये। अब रिक्वायरमेंट क्या है देखते हैं। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट, इक्विटी पोर्शन ओनली,
इफ IEL ऑफ IEL अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ। अब अगर बेटा जी फिजिकल मेंटेनेंस की बात कर रहे हो ना, तो फिर जनरल इन्फ्लेशन रेट को साइड पे कर दो। अब ये कॉन्सेप्ट होगा तो 4 नंबर 1 मिनट का काम है, नहीं तो पता नहीं क्या सोचते रहोगे। फाइनेंशियल मनी कोई एडजस्टमेंट नहीं, फाइनेंशियल रियल जनरल इन्फ्लेशन रेट की एडजस्टमेंट, फिजिकल स्पेसिफिक। अब अगर वो कह रहा है कि स्पेसिफिक मेंटेनेंस कॉन्सेप्ट यूज करता है स्पेसिफिक कैपिटल मेंटेनेंस का, तो फिर पीएनएल और इक्विटी पोर्शन कैसा होगा, तो ये मेरा तीसरे वाला होगा मामला। ठीक है, करें फटाफट। चलो बस प्रोडक्ट्स 2 हो गई। आई के वाले सवाल में 1 थी जो हर दफा करवाया जाता है, पर्चे में 2 आ गई। फर्क क्या पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता। चेक करो जी, IEL एक्सट्रैक्ट्स बनाने हैं जी हमने। तो PL फॉर द ईयर एंडेड 28 फरवरी 2023। दिल तो कर रहा है आपको दूं होमवर्क पे और स्टार्ट करूं यहां से आके मंडे को, बड़ा दिल कर रहा है, ताकि आप लोग सारा कुछ ही ना कर लो ऐसे ही। क्या ख्याल है? तो होने वाला सवाल मैं पढ़ गया हूं, हालांकि मुझे ये भी नहीं पढ़ना चाहिए था। ये गलती आप करके देखते तो जिंदगी में याद रह जाता। एनीवेज चलो ये करो भाई, मंडे को मैं अगर जरूरत महसूस करोगे तो आते साथ ही करवा दूंगा, ना भी करो तो शायद मैं फिर भी करवा दूं, क्योंकि मैंने थोड़ा सा रिवाइज तो करना ही होगा ना। बल्कि यूं करते हैं, जो आधा पौना घंटा रह गया उसमें आप बाकी रेशियोज की तरफ जाते हैं। इसके MCQs भी होमवर्क में देता हूं, जरा अपना टेस्ट तो करें। बेटा किधर करना है टाइम तुमने? इतवार का बेटा, कल इतवार है, इसलिए मैं ये लालच कर रहा हूं। देखो मैं तो पढ़ता जाऊंगा, करता भी जाऊंगा। मैंने ये जो रेशो वाला काम मंडे को आते साथ करना होगा, वो मैं अभी थोड़ा सा करता हूं, शायद वो भी ना हो अभी। जो रह जाना है बेटा, मैंने पहले ही कहा है, मंडे वाली क्लास हमारी नॉर्मल क्लास का ही अगला पोर्शन है। सिलेबस खत्म करने को तो हमने कल का कर लिया, आज हो चुका है, ये खत्म हो गया सिलेबस। लेकिन ये काम है ना बेटा, ये आप अगर खुद कर लोगे एक बार, मैं जरा जो काम मंडे को करना है शुरू में वो भी कर लेता हूँ, थोड़ा मौका मिल जाए, एक कॉन्फिडेंस है। ठीक है, कहता टाइम नहीं है, 10 बजे सोना भी है। एक मौका है जिसमें पढ़ा हुआ, लेकिन एक काम कर लेना, एक शफकत कर देना मेरे पे, कि एक बार सिर्फ उसको रीड करके फिर जो टेबल्स बनाए हैं सिर्फ उन पे एक नज़र मार ली, तस्वीर में मार लेनी है, फिर ये सवाल भी करने हैं, सारे MCQs करने हैं। अल्लाह ने चाहा तो एक MCQ में भी नहीं रुकोगे, मुझे उम्मीद है। कोई एक आधा रह भी जाता है, 2 रह जाते हैं, कोई नहीं, इतनी तो माफ़ी भी होनी चाहिए। मुझे मंडे को पूछना है वो आपने आके, ठीक है। तो ये सवाल मैं पढ़ देता हूँ, चलो वैसे ही दिल कर रहा है, पढ़ देता हूँ। एज एन अकाउंटिंग मैनेजर, आप लोग अकाउंटिंग मैनेजर हैं माशाल्लाह, ऑफ NL, डिस्कस वेदर अबव शुड बी रिकॉर्डेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज पर कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क। 6 नंबर की डिस्कशन है। ड्यूरिंग द रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ नेरून कोर्ट लिमिटेड, जूनियर अकाउंटेंट इज अनसर्टन वेदर फॉलोइंग आइटम शुड बी रिफ्लेक्टेड इन बुक्स टू एक्यूरेटली रिप्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन। अब आप मैनेजर हैं, ठीक है, वो कहता है जूनियर अकाउंटेंट को कंसर्न्स है क्या? एन एसेट फॉर लॉयल कस्टमर्स एज दे आर एक्सपेक्टेड टू बी। आपके पास जूनियर आया और आके कहने लगा, सर बड़े लॉयल कस्टमर्स हैं हमारे, और आपको पता है कस्टमर बड़ी चीज़ होती है। आप अगर आज गुडविल किसी कंपनी से, अगर आप अपने बिजनेस की ना, छोटा मोटा बिजनेस भी हो, आप किसी कंपनी से अपनी बिजनेस की वैल्यूएशन करवाएं ना, तो कोई बंदा मिसाल के तौर पे आपसे बिजनेस खरीदना चाह रहा था, वैल्यूएशन करवाएं, तो एक बात तजर्बे की बात कर रहा हूँ कि वो कंपनी जो है, वो वैल्यूअर जो है, वैल्यूअर वो सबसे ज़्यादा वैल्यू जिस चीज़ को देता है वो रिपीट कस्टमर्स होते हैं। रिपीट कस्टमर ही तो आपके बिजनेस की गुडविल है, कि आपसे ही बंदे बार बार आके वही चीज़ खरीद रहे हैं, तो आपका बिजनेस है। कोई बंदा भी पीछे, ओनरशिप चेंज भी हो जाए, बिजनेस वही है, तो वो तो ऑलरेडी चल रहे हैं आपके साथ, बिजनेस के साथ। मतलब ये कि अब ये ग्री कंपनी के AC जो भी बनाता था, अगर हम सब दोस्त बहन भाई मिलकर खरीद लें इस कंपनी को, अब किसी को क्या पता कि पीछे डायरेक्टरशिप के स्ट्रक्चर में क्या चेंज हुआ है। आगे ग्री के जो ग्राहक हैं वो ग्राहक ही रहेंगे। तो रिपीट कस्टमर्स बड़ी वैल्यू रखते हैं। तो जूनियर ने भी कहीं से ये सुना हुआ था। अब जूनियर आगे आपके पास और कहने लगा, सर लॉयल कस्टमर को एसेट बना। यार मैं फिर गपशप लगा रहा हूँ,
एनीवेज चलो लॉयल कस्टमर्स को बना लें। अब चलो ये तो हो गया, खैर लॉयल कस्टमर्स को एसिड ना बना लें। आप बताओ क्या करना चाहिए? क्यों? कंट्रोल नहीं है। एडवर्टीजमेंट करके, याद होगा कई बार बात की, एडवर्टीजमेंट कर ले तो आप उसको एसिड नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि एडवर्टीजमेंट करके आप कस्टमर को कंट्रोल नहीं कर सकते। जितना भी लॉयल हो पड़ा, कहीं और 4 पैसे बचे तो चला जाएगा, चीज़ अच्छी मिली चला जाएगा, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ये एसिड नहीं बना सकते। एसिड के लिए ज़रूरी शर्त क्या है? कंट्रोल हो पास्ट इवेंट की वजह से। इन पे कंट्रोल नहीं है, एडवर्टीजमेंट पे कंट्रोल नहीं है, कस्टमर पे कंट्रोल नहीं है। ऐसे ही एम्प्लॉय पे कंट्रोल नहीं है, क्योंकि ट्रेनिंग दे रहे हैं, खर्चे कर रहे हैं, पर वो कल छोड़ जाए तो एम्प्लॉयज पे भी कंट्रोल नहीं है। ठीक है। A liability for full year office rent for the as contract has been signed। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन होने पे लाइबिलिटी नहीं बनाते हम। लाइबिलिटी जरूर बना लेते अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन होते ही पैसे पकड़ा दिए होते। कॉन्ट्रैक्ट की साइनिंग पे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में कोई एंट्री नहीं होती। मैक्सिमम ये कि डिस्क्लोजर हो सकता है। मिसाल के तौर पे आपने, ये तो ऑफिस रेंट है ना, मसलन आपने एग्रीमेंट कर लिया कोई फिक्स एसेट खरीदने का, IAS 16 ने कहा था डिस्क्लोजर के अंदर पीपी के नोट के नीचे लिख के बता दो कोई कमिटमेंट की है तो। कमिटमेंट डिस्क्लोज तो हो सकती है, उसकी जर्नल एंट्री रिकॉर्ड नहीं हो सकती। उसने कहा है रिकॉर्ड करें या ना करें एज अ लायबिलिटी। एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया तो ऑफिस का रेंट है, उस एग्रीमेंट की बेस पर ही कर दें रिकॉर्ड। नहीं, पैसे दे दिए फिर एडवांस, और नहीं दिए तो कुछ ना करो, फिर एक्सपेंस पहले बुक कर लो और लायबिलिटी बुक करो बाद में। ठीक है, समझ आया है? सिंपल एक्रूवल का कॉन्सेप्ट है, अंग्रेजी में लिख के बताना था। दरमियान वाला एसेट फॉर प्लांट एंड रिलेटेड लायबिलिटी। प्लांट का एसेट प्लांट के तौर पे, प्लांट एसेट के तौर पे रिकॉर्ड करो और उसकी रिलेटेड लायबिलिटी सिंस कॉन्ट्रैक्ट फॉर, अगेन वही बात भाई, कॉन्ट्रैक्ट है तो डिस्क्लोज करने का। IAS 16 ने कहा था डिस्क्लोज कर दो, पर देखो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है। अब रिलेटेड लायबिलिटी कहां से आ गई भाई? अगर कैश पे कर भी दिया है तब भी आप एडवांस डेबिट कर सकते हो, लेकिन वो कह रहा है एसेट फॉर प्लांट रिकॉर्ड कर लो। नहीं, प्लांट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते, प्लांट तो रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लायबिलिटी किस चीज की? कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, ये अब आप पे लायबिलिटी बन गई। हद होगी यार, IFRS 15 वैसे नया आ गया है, उसमें वो कहता है, सेलर को कहता है बल्कि वो कॉन्ट्रैक्ट एसेट नामी चीज रिकॉर्ड कर सकता है, पर वो सेलर की बात तो नहीं हो रही है, तो एसेट खरीदने की बात है। और वैसे भी तो बहुत आगे की बात है, वो छोड़ो इसको, ये आपके टेस्ट में था, पेपर में था, तो सादा बात है। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट करने से आपने इसकी एंट्री नहीं करनी, इसका डिस्क्लोजर देते थे आप। IAS 16 में आप पढ़ के आए हो, तो 6 नंबर की डिस्कशन करनी थी, मर्जी है आपकी। ये दूसरा सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि होमवर्क में है, क्योंकि इस जैसा सवाल ही आपको करवाया है कि एनालाइज करो ट्रू और फॉल्स अलॉन्ग विद रीजंस फॉर सेलेक्टेड आंसर। यहाँ दोनों की रीजंस मांगी है बेटा जी। अब देख लो, ICAP ने ये सवाल अपनी किताब में भी दिया, इस जैसा पेपर में भी दिया है। ना करो ना करो ना पढ़ना, कोई बात नहीं, 6-7 नंबर का क्या है, 43 42 आते हैं, फिर यही है फिर 6-7 नंबर का। आइडेंटिफाई वेदर ईच ऑफ द अबव आर ट्रू और फॉल्स, बिल्कुल नहीं कराऊंगा। गिव रीजंस फॉर स्टेटमेंट आइडेंटिफाई फॉल्स। अब ये तो भाई प्रैक्टिस है, और इसमें जो फंसे वो पूछो। ये पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा असल में ना बेटा, ये IAS 38 का कॉन्सेप्ट है, आपका कसूर भी कोई नहीं है। ठीक है, 3 चीजें ना IAS 8 ने कही हुई हैं, अगर वो पढ़ा होता तो कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपके लिए आसान था। अब अगली बार मैं कहूँ FR 2 में जाके पढ़ोगे तो वो आपने पढ़ना नहीं है, ज्यादती हो जाएगी आपके साथ। तो चलो मेरे बस में जो आया मैं वो तो पढ़ा दूं जरा थोड़ा जाते जाते। ठीक है, एडवर्टीजमेंट कॉस्ट में कई बार ना बातों बातों में बच्चों को ये पढ़ा चुका होता हूं कि आगे जाकर आसानी होगी उनको। स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट, स्टाफ ट्रेनिंग कॉस्ट और इंटरनली जनरेटेड गुडविल, ये तीसरी चीज है। ये आप पढ़ते थे जाके FR 2 में ही, जब आप IAS 38 पढ़ते थे, इंटरनली जनरेटेड गुडविल। ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनको मैं पहले पढ़ा तो वैसे इस वक्त क्या रहा हूं आपको फ्रेमवर्क, मैं IAS 38 नहीं पढ़ा रहा, लेकिन IAS 38 ने ना जी इन तीनों के बारे में क्या कहा हुआ है, इन तीनों को IAS 38 स्पेसिफिकली प्रोहिबिट करता है कि इसको
इसको एसेट मत बनाओ, इसको कैपिटलाइज मत करो। तो कैपिटलाइज ना करो तो फिर क्या करो, एक्सपेंस आउट करो। ठीक है, ये मैं आपको बताता चलूँ बस। ठीक है, तो अब IAS 38 तो आपने पढ़ना नहीं है कि मैं कहूँ आगे जाके पढ़ोगे, बस IAS 38 ने प्रोहिबिट किया हुआ है। वो प्रोहिबिट क्यों करता है? वो प्रोहिबिट इसीलिए करता है कि पहले दोनों के केस में आपका कंट्रोल नहीं है। एडवर्टीजमेंट कर दी, कस्टमर कंट्रोल में आ गया, बोलो इश्तिहार चला लिया तो क्या है, कस्टमर अब ओमोर ही खाएगा? जरूरी नहीं है वो मोरी खाए, वो फिर भी यमी खा लेगा जाके। सारे इश्तिहार आपके देख के मैच, आज चैंपियंस का मैच पाकिस्तान वेस्ट इंडीज भी आ जाए दूसरा सवेरे, कल है, कल सुबह, वो ही मतलब आज ही हो गया ना, हम तो आज ही गिनेंगे, डी सवेरे होता है। तो वो मैच है, वो मैच के दौरान अब उन्होंने दिखा के मुझे इश्तिहार दिखा के मुझे स्टिंग 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 स्टिंग, मैंने जाके तो सादे पानी की बोतल ही पी ली। मैं कंट्रोल तो नहीं कर सकता कोई, तो एडवर्टीजमेंट है, स्टाफ ट्रेनिंग है, या फिर इंटरनली जनरेटेड गुडविल है। इसके बारे में भी IAS 38 कहता है कि इसकी कॉस्ट लायबली मेजरेबल नहीं होती। ठीक है, आपकी गुडविल बनती है, उसकी क्या कॉस्ट है? आप सोचो ना, आपने एक बिजनेस शुरू किया, 10 साल आपके अब्बा जी ने को बिजनेस शुरू किया था, दादाजी ने किया था, अब उन्होंने गुडविल के ऊपर कितना खर्चा किया है, रिलायबली मेजर हो सकती है इसकी कॉस्ट? आप सिर्फ अपने कस्टमर को अच्छी सर्विस देते आए, अच्छी प्रोडक्ट देते रहे, मेहनत से काम किया, नियत से, लगन से, सच्ची नियत से काम करते रहे, हजरत सो गए। अब ऐसे बर्गर नहीं बिकने भाईजान, हिम्मत अभी से करो, ये बहुत बड़ी फूड चेन बनेगी। ये बड़े बड़े बर्गरों के दुकानों वाले भी ऐसे ही थे, वो KNN वाला बाबा, हर मुल्क में उसका फोटो टंगा हुआ है, कहाँ से शुरू किया था उसने? हिम्मत करो, कोई नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं, इंशाल्लाह दोनों मिलकर करेंगे भाई। ठीक है, सो गया, उन्होंने कहा चलो यार काम शुरू हो गया, की टेंशन है, होना अपना आमदन शुरू हो गई। यकीन करो, यहाँ पे छोटे छोटे रेडी वाले जो है ना, वो मेरे आपसे ज्यादा कमाते हैं दिन का। हाँ, धंधा कोई छोटा नहीं था वहाँ पे। एक वो, चलो फिर कभी बताऊंगा उसको, वहाँ DHA के अंदर था वो बंदा, मैं कहा यार देखो शुक्र है टैक्स वाले नहीं आते, वो पता नहीं क्या, वो बंगाली को समोसों वाले इधर DHA डिफेंस, इतना रश होता है उनके पास, चले जाओ, जिसका काम चमक उठे, अल्लाह जिसको देना चाहे वो रेडी से भी बात हो। तो सुनो सुनो सुनो, तो इंटरनल जनरेटेड गुडविल क्या है? आपको नहीं पता, आप बस सर्विस अच्छी से देते रहे और आपका नाम बनता गया, आपकी गुडविल बन गई। आपको यहाँ से अगर वहां पे आके हजरत उस्ताद शागिर्द बर्गर जो है, नाम रख दीजिए हमने दुकान का, उस्ताद शागिर्द बर्गर, उस्ताद शागिर्द टीचर स्टूडेंट बर्गर। अब टीचर भी सारे वहां पे आते हैं, इसी नाम को सुनकर स्टूडेंट भी आते हैं, हमने बड़ा सोच के नाम लिखा है टीचर स्टूडेंट बर्गर जो है, ये हमारा ब्रांड बन गया। 5-1 साल हमने यहाँ पे काम किया। अब हमारी यहाँ पे लाहौर में कई ब्रांचेज हैं, हालांकि ये नहीं लिखना हमने हमारी और कोई ब्रांच नहीं, हमने ब्रांचें खोलनी है। ठीक है ना? हाँ, लाहौर में मुख्तलिफ जगहों पे हमने ब्रांचेस खोल दी, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर एक खोल दी, जहाँ कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज देखा वहाँ पे हमने टीचर स्टूडेंट बर्गर। अब एक वो TS बर्गर, लो जी अपना तो वो भी बन गया। ठीक है उस्ताद, चलो बिस्मिल्लाह करो, TS बर्गर। स्टूडेंट को मैंने ज्यादा इज्जत दी है। आज जनाब ये शुरू हो गया। अब यहाँ से हमने मुख्तलिफ रायबंद रोड पे यूनिवर्सिटियाँ थी, वहाँ पे भी हमने खोल लिया। फिर लाहौर में बाई नाम चढ़ गया, फिर हम जो है इस्लामाबाद गए, कराची गए, पेशावर गए, पूरे पाकिस्तान में फिलहाल जाने दो यार, दुनिया का इतना टाइम नहीं है, काम जितना बढ़ा लो मुसीबत ही है, काफ़ी है हमारे लिए इतना ही। ठीक है, अब हमारा बड़ा नाम है। अब मिसाल के तौर पे ये इदरीस साहब अब आए इधर से, ये जनाब क्या नाम है तुम्हारा, अली जान आए, क्या कहें हमने आपका बिजनेस खरीदा, ये वाली दुकान हमें दे दो, सारी दुकानें हमें दे दो, तो क्या करेंगे? दुकान की कीमत और फर्नीचर की कीमत सिर्फ लेंगे। अब वो गुडविल जो है आपके लिए एसेट बनेगी, क्योंकि आपने उसको पैसे दे के खरीदना है। आप वैल्यू लगवाओगे। हमारी दुकानों की जो एसेट्स की मालियत है, लेट से वो 1 करोड़ बनी है, और हम तुम्हें कहते हैं हम 50 करोड़ में बिजनेस देंगे। अगर 50 करोड़ किस लिए? हमने कहा 49 करोड़ हमारी गुडविल, सारे मुल्क में इतनी दुकानें हैं, लोग टूट पड़ते हैं, नाम के ऊपर आते हैं, तुम 7 बर्गर की दुकान अपनी क्यों नहीं खोल लेते? हमारी क्यों खरीदने आए हो? चलता वो बिजनेस लेना है, गुडविल के पैसे हैं। बात समझ आई? तो राइट ऑफ भी होती है, इम्पेयर भी होती है, छोड़ दो इस बात को, इम्पेयरमेंट होती है, पर वो बहुत आगे निकल जाएगी बात। अब IAS 38 ना फाइनल में जाके पढ़ना, ठीक है? माजरत अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अगर स्कीम चेंज हो जाती है तो IAS 38 से आप महरूम रह जाएंगे। जिसने भी ट्रांजिशन में आना है उसने महरूम होना है। FR2 में जाते हैं 2 स्टैंडर्ड से, एक IAS 41 जानवरों वाला मेरा फेवरेट वाला, और एक IAS 38। ठीक है, कोई बात नहीं, फाइनल में सब वापस आ जाए। ओके, तो उसमें गुडविल इम्पेयर भी होती है, ठीक है, इंटरनल है, बस अमोर्टाइज नहीं होती, क्योंकि इसकी लाइफ का भी नहीं पता होता हमें। ठीक है, तो इंटरनल जनरेटेड गुडविल जो है
भाई ये होगी तो इम्पेयर होगी ना, ये तो रिकॉर्ड ही नहीं करने था I-38। हाँ, जब हमसे आपने खरीद ली, अब आपकी वो परचेज गुडविल है, उसके पैसे आपने देके खरीदे, उसकी जो है वो आप उसको रिकॉर्ड भी करोगे, उसको मोटाइज भी करोगे, जो करना है, या मोटाइज नहीं कर सकोगे तो इम्पेयरमेंट टेस्ट से गुजारोगे। एनीवेज, बात और तरफ निकल गई। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि ये आपने चूंकि पढ़ा नहीं हुआ, इसलिए इसमें से ये पॉइंट आपको समझ नहीं आना था। अब जरा पढ़ो इसको। इंटरनली जनरेटेड गुडविल इज रिकॉर्डेड एज एन एसेट एंड मेजर्ड एट फेयर वैल्यू इन स्टेटमेंट ऑफ, बताओ करना चाहिए? ये फॉल्स है, ठीक है। इसकी रीजन क्या बताओगे? क्योंकि इंटरनली जनरेटेड गुडविल को हम कोई कॉस्ट एलोकेट नहीं कर सकते, रिलायबली मेजरेबल नहीं है, इसलिए दूसरा रिकॉर्डिंग क्राइटेरिया। फायदा तो इससे होना है, फ्यूचर बेनिफिट तो होना है। गुडविल से फायदा होता है नहीं होता? मेरी दुकान पे जितने गाहक आ रहे हैं, साथ कोई बर्गर वाला ओपन कर ले उसको, उतने गाहक तो नहीं पड़ने। गुडविल का ये फायदा है, नाम का ये फायदा है, बेनिफिट तो है, फ्यूचर में भी आएगा। कॉस्ट लेवली मेजरेबल नहीं है, दूसरा क्राइटेरिया मीट नहीं होता, इसलिए रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अब ये तरह हैवी बात है, आपके लेवल की नहीं है, आपके सिलेबस में नहीं है असल में। बहरहाल चलो, लिखी हुई तो मैंने बता दी। कोई और भी ऐसा ही आ जाए तो देख लेना भाई, मुझसे पूछ लेना। फिर एमसीक्यू बहुत थोड़े से हैं, एक एमसीक्यू सिर्फ पढ़ा रहा हूं। AE earned a profit of 700 for 2023 based on historical cost. AE had opening capital of इतना during 2023, specific price indices and general prices इतने. How much profit would be recorded under physical capital maintenance? बताओ अब। अच्छा नहीं, वो तो आप क्या निकाल भी लिया आप लोगों ने? अच्छा नहीं निकाला नहीं, ऐसे बोल रहे हो। इधर देखो, with the following is not included in conceptual work framework, objective and general purpose। चेक करो यार, स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ एलिमेंट्स, क्वांटिटेटिव, कहां तक जाना पड़ेगा? पढ़ना ही पड़ेगा, पढ़ना ही पड़ेगा। बड़े एमसीक्यूज हैं, एक बार पढ़ के इनको ट्राई करना है, फिर निशान लगा के लाना है मेरे लिए मंडे को। ओके, कोई अगर मसले वाला होता है तो ठीक है। ऐसी वैसे दिल किया सामने ये आ गया जाते जाते। मोस्ट रेलेवेंट टू इन्वेस्टर मैनेजमेंट नाइदर ए बी, ये भी पढ़ा था कहीं ना कहीं, मार नहीं खाओगे। ये देखो वही वाले पूछी जा रहे हैं बार बार, सारे एमसीक्यूज ऐसे एकदम से हो जाएंगे, चश्मे ज़दन में हो जाएंगे, ठीक है इंशाल्लाह। बाकी कुछ एक दो रह भी सकते हैं, कोई सवाल मसला भी हो सकता है, पर उसमें फ़ायदा ये होगा कि आप पहले ट्राई कर लेंगे, वरना ये वन वे ट्रैफिक तो आधे घंटे में ख़त्म कर देना था सारा कुछ। इसमें था ही कुछ नहीं, इसमें कैलकुलेशन वाले 2-4 ही हैं बस, बाकी सब यस नो यस नो यस नो वाले जो पढ़ा हुआ है। ओके, तो यहाँ पे रेशोज रह गई हैं बस, बाकी सिलेबस ख़त्म है। आ जाओ रेशोज पे। 5 मिनट की ब्रेक देनी है, पॉज करो। नहीं 10 मिनट जी बच्चों, तो यूं कर लें बस 2-4 चीज़ें छोटी छोटी रेशोज की, एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल एनालिसिस मुझसे समझ लें, फिर उसके बाद जल्दी से लिमिटेशंस देख लेते हैं हम, और उसके बाद आखिर में एक आधा एमसीक्यू सिर्फ आपको बताना है, जिसमें एक चीज़ बतानी है। एमसीक्यू ज़रूर आपके होमवर्क में है, लेकिन कुछ बच्चों ने नहीं किए होने जाहिर है, तो मैं फिर एक मौका और दूंगा आज का, जिसमें आप लोग रेशोज के एमसीक्यूज कर सकेंगे, ठीक है। किस किस ने कर लिए हुए हैं देख लो, अब बाकी भी कर लेना। इस आसरे पे है कि सर करवाएंगे, मैं सिर्फ वो एमसीक्यूज करवाऊंगा जो मंडे वाले दिन सुबह 7 बजे जो बच्चा आके मुझे कागज़ पकड़ा देगा इसमें मसला आया है। अब आपका अगर कोई मसला होगा तो आप सारे करेंगे तो समझ आएगी, वरना मैं नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा नहीं कराऊंगा। वादा नहीं करता, कसम नहीं उठाता, लेकिन इरादा यही है मेरा, मैं नहीं कराऊंगा। तो एमसीक्यू आप करेंगे, उसमें से आपके मसले वाले, चाहे सारे आपके मसले वाले हों ईमानदारी से, लेकिन ये नहीं कि वैसे बस और कुछ नहीं करना है, पर्चे सारे लिख के दे दो 1 2 3 4 5 6 टिल एंड, ये सब में हमें मसला है। ऐसे नहीं करेंगे, मुझे पता है, मैनू भी पता है कि नाचे मसला है, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है, ठीक है। अच्छा जी, मैं एक मिसाल अपनी बनाता हूं। यहां पे तो हुआ ही हुआ है वो इस सवाल में तो, लेकिन छोड़ो, ये तो फिर आप देखेंगे ना, हम 2 सवाल कर लेना जरा। यानी कि रिवीजन क्लास में करना क्या है ये भी सुन लो। रिवीजन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे रेशोज से, उसमें मैं जो एमसीक्यूज में मसला होगा वो करवाऊंगा बस, और रिसेंट अटेम्प्ट रेशो का सवाल करवाऊंगा, और जो 2 सवाल मेरे हिसाब से अच्छे हैं और डिस्कस हो जाने चाहिए वो करवाऊंगा। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आपने जब रिवीजन अपनी स्टार्ट करनी तो भी यहीं से करनी है, और जो रिवीजन प्लान में सवाल होंगे
वो रिवीजन प्लान वाले सवाल आपने एक सिटिंग में लिख कर करने हैं खुद। रिवीजन प्लान इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा, अगर बन पाया तो मंडे को दे दूंगा, वरना जब वेंसडे को आप फ्री होंगे तो उस दिन या उससे अगले दिन आपको मिल जाएगा। टिल देन 90% तो सेम ही होना है रिवीजन प्लान, आप पुराने को भी यूज़ कर सकते हैं। बट अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये कि आपका मैं मंडे वाले दिन जो टारगेट है मेरा, उस पूरा हो या ना हो, लेकिन जिन टॉपिक्स में मैं रहूँगा वो होंगे कैश फ्लो, एनपीओ, रेशो, फ्रेमवर्क और ईपीएस, यानी वॉल्यूम 2 में जितना हो सका। तो आपने भी इन्हीं टॉपिक्स को अगर रिवाइज करना है तो करेंगे। रेशोज़ के सवाल रिवीजन खुद ही हो जाएगी, सारे एमसीक्यूज करोगे, 2-3 सवाल मैंने डिस्कस करने का बोला था जो रहते हैं उनको कर लेना हाथ से। फिर ईपीएस के अंदर आपने कुछ भी नहीं करना, उसकी रिवीजन हुई पड़ी है, वो बस साइड पे रखो, उसका रीसेंट टाइम का मैं सवाल बस करूँगा इंशाल्लाह। फिर एनपीओ में भी आपने कुछ नहीं करना है, उसमें भी बस मैं रीसेंट टाइम का सवाल करूँगा, क्या रिवीजन करनी है उसमें। तो ये तो 3 हो गए साइड पे, अब रह गया कैश फ्लो और IAS 8। तो बस आ जाइएगा, उसमें भी जो होगा मैं खुद करा लूँगा। अगर कुछ करना है तो रेशोज़ को कर लेना, और अगर बहुत दिल करे कि हम भी कुछ करके आएँ तो ये पहले वॉल्यूम के अंदर जो भी मसले मसाइल आप देखना चाहते हैं उनमें से देख लीजिएगा, लेकिन उलट चलिएगा आप भी, मैंने भी उलट ही चलना है। IAS 8 सबसे एंड पे आना है, अगर आ गया तो आ गया, नहीं तो ट्यूसडे को फिर IAS 8 होगा, ऐसे ही फिर IAS 20, 36, 40, कैश फ्लो, इस तरह से चलने हैं, ठीक है ना। तो ये आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आप कुछ पढ़ के आना चाहें तो आ सके, ठीक है। एक PNL है जी मेरे सामने, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है मेरा 2020 का, और साथ हो जाओ यार, बिठा लो, बाद 10 मिनट है। पहले मैंने नियत की मगरिब तक चलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं, इनको टाइम देते हैं तो ये काम करके आए, फिर मैं इंशाल्लाह करूँगा, अपने पास खुला टाइम है इंशाल्लाह। 500 और 400, लेट से 400 से 500, कॉस्ट ऑफ सेल 190 कर लो, ग्रॉस प्रॉफिट और 210, फिर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस 80 कर लो, 100 कर लो, आंसर अब आप बताते हो। 180 का नेट प्रॉफिट, 110 का नेट प्रॉफिट, ठीक है जी। ये जनाब हमारा PNL है। ऐसे ही मैं एक बैलेंस शीट बनाता हूँ एज्यूम डेटा की, ठीक है। ये लास्ट टाइम भी बच्चों को ऐसे ही करा के भेजा था, और रीसेंट अटेम्प्ट का सवाल जब आप देखोगे तो आप कहोगे सुभान अल्लाह, इतना आसान। लेकिन जिसने ये क्लास ली हुई थी, ऐसे ही एंड पे होता है ये काम। रेशोज बिल्कुल एंड पे था लास्ट टाइम, इस बार तो EPS एंड पे आया ना, पिछली बार रेशोज एंड पे था, क्योंकि EPS पे ज़्यादा डर था, खौफ था, वही हुआ वो आया भी। तो EPS कोई सेकंड लास्ट नंबर पे आया था और रेशो लास्ट पे आ गया था। मेरी आदत थोड़ी सी ये है कि जो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है ना, उसको मेरी कोशिश थी जितना पहले हो जाए, जितना चीज़ों को टाइम ज़्यादा मिला, आपने देखा उसमें मसला आपको नहीं आया। तो इसीलिए अब खाम लंबा किया है मैंने, फ्रेमवर्क पे 2 सुबह का टाइम भी लगाया, अब भी लगाया, फिर टाइम दे दिया थोड़ा सा, वही टाइम अब इधर आ गए, ताकि आप थोड़ा सा टाइम लें तो उसमें ज़रा ईजी हो जाए। ये ना हो कि कोई टॉपिक ऐसा लगे कि यार ये जल्दी में हो गया था, शायद इस वजह से समझ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी पर्चा में आपको पास नहीं होगा तो फिर आपकी को अपनी कमजोरी हो ना, ताकि मेरे से तो ना आए जिम्मा, नॉन नहीं होगा इंशाल्लाह, आप पास हो जाएंगे। लेकिन बस आपने डरना नहीं है, प्लीज घबराना नहीं है, वो भी यही कहता था, आपको नहीं पता हाजी खान साहब, अच्छा जी, ये तो अब हमें क्या पता, ये हमें क्या पता, अगले निकलने ही ना दे रहे हो क्या कह सकते हैं, वह शक ही है, बस उम्मीद की बुनियाद पे ये बात कह सकते हैं हम, लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। 3 दिन रहते हैं, क्या होगा फिर, क्या मुझे को उठा के ले जाएगा?
हाँ ओ होने दो यार, कुछ नहीं होता उस्ताद। अच्छा जी छोड़ो यार, डरने वाली ज़ात बैठी है ऊपर, छोड़ो इसको, पढ़ाई कर लो आप, मुझे अपना काम करने दो, मैं अपना काम कर रहा हूँ ना। मोकल, हमारे पास मोकल भी हैं। अच्छा भाई इसका टोटल कर दो सिर्फ 20 का 70। अच्छा हम बराबर करना, को नवा ना कट्ठा खोल देना, बैलेंस शीट बन रही है ठीक है ना। भाई शेयर कैपिटल होता है, इक्विटी में शेयर कैपिटल है, बस काफ़ी है, रिटेन्ड अर्निंग्स हैं, मैं लिखता ही नहीं हूँ, तुसी कुछ भी कर सकते हो। लाइबिलिटीज़ हैं, लाइबिलिटीज़ में लोन्स होते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, क्रेडिटर्स हैं। क्या क्या सर ये क्या किया आपने, वो है नहीं ना इसलिए हमने आज कर लिया ये। उन्हें कहना चाहिए ये क्या है सर, ये 7600 कहाँ से आया है, कहाँ से आया है यार। अच्छा अब इधर देखो, सवाल तैयार है। अच्छा जी अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई, एक तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, हम 19 को 20 से कंपेयर करते हैं, ये मैंने आपको सिखा दिया है, आपको पता ना भी लगा हो। जिसमें मैंने आपको कहा था कि मेरे बच्चों इसमें आपने इंक्रीज डिक्रीज बताना होता है पिछले साल की निस्बत, और परसेंटेज में बताना होता है। फिर मैंने आपको कहा था ओ भाई 100 रुपया इंक्रीज नहीं कह देना, बल्कि यूं कहना है आपने, फॉर्मूला है 400 500 माइनस 400 यानी कि 100 का चेंज है डिवाइडेड बाय 400, याद आ रहा है। बेस ईयर को रखो इधर, 100 से मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ 20, इधर ऐसे ही देखो 240 माइनस 190, 50 का चेंज डिवाइडेड बाय 190, ऐसे ही आप आगे फॉर्मूला, चलो लिख नहीं रहा बस, चलो लिख देता हूं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ओए होए होए, आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में इंक्रीज नहीं है गालिबन, डिक्रीज है। चलो खैर कितना, 20 का 100 माइनस 80 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड बाय क्या करोगे, नहीं बेटा पिछले साल को रखना है नीचे, ये कहा था आप यूं कर लो यार, 80 माइनस 100, ऊपर वाली तरतीब नहीं खराब करता, डिवाइड तो 100 से ही होना है पिछले साल से। अब बोलो, अब 20% है लेकिन क्या है, डिक्रीज। अब इंक्रीज या डिक्रीज बताना है लेकिन इन परसेंटेज, ठीक है। तो अब ये समझ आया, ये पहले हमने कर रखा है। मैंने आपको कहा था किसी भी रेशो में इवन इंक्रीज आए तो आपने जीपी 10% से 12% हुआ तो आपने ये नहीं कहना जीपी 2% बढ़ गया है, बल्कि मैंने कहा था 2 को डिवाइड बाय 10 करना है और कहना है जीपी पिछले साल के इसमें इतने परसेंट बढ़ गया। खैर उसमें सिखाया था रेशो के अंदर भी परसेंटेज को करना, ऐसे ही फिगर्स को भी आप हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर सकते हैं। भाई एक तो है कि हम ये कहें कि जीपी रेशो इससे बढ़ के इस पे चली गई, एक ये है कि मैं कहूं ग्रॉस प्रॉफिट इससे बढ़ के इस पे चला गया, कॉस्ट ऑफ सेल इतने रुपए से बढ़ी तो इतने परसेंट बढ़ी, पिछले साल की निस्बत इतने परसेंट सेल्स बढ़ी, पिछले साल की निस्बत इतने परसेंट एक्सपेंसेस कम हुए, इतने परसेंट कॉस्ट बढ़ गई। अब ये क्या कर रहे हैं आप, पिछले साल की निस्बत खुद को कंपेयर कर रहे हैं इस साल से, तो परसेंटेज मैंने क्या बताया, 25% से सेल्स बढ़ गई, 25% से 26% से कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, 20% से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कम हो गए। दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये बैलेंस शीट में भी हो सकता है। बैलेंस शीट में कैसे होगा, ऐसे ही आप कहोगे एसेट्स के लिए, जैसे आपका पीपीई पड़ा है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस कोई एक कर लो, बाकी समझ आ ही जाएगा आपको। तो पीपीई 5100 माइनस 4050, ये आ गया इंक्रीज, डिवाइड बाय 4050, कितने परसेंट इंक्रीज है जी, 20, बात समझ आई। और अगर डिक्रीज होगा तो इसी तरह से माइनस में लिख देंगे। अब ये क्या कर रहे हैं आप, हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कम हो गई, कैश कम बढ़ गया,
ऐसे ही सारे के सारे आते जाएंगे। शेयर कैपिटल पिछले साल की निस्बत बढ़ा, रिटेन अर्निंग बढ़ी या कम हुई, लोन बढ़ा या कम हुआ, क्रेडिटर बढ़े या कम हुए। तो पिछले साल से जब कंपेयर करते हैं तो आप हॉरिजॉन्टली एनालाइज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। इसका फॉर्मूला लिखा है आपके सामने। ये तो आप नॉर्मल हर रेशो में ही कर रहे थे जब कंपैरिजन साल के ओवर द ईयर्स करते हैं, लेकिन एक वर्टिकल एनालिसिस भी होता है जो तब किया जाता है जब रेशियो एनालिसिस मुमकिन नहीं हो रहा होता। रेशियो एनालिसिस कोई साइज की वजह से, पॉलिसीज की वजह से जो है वो मुश्किल पेश आ रही होती है कि उसको हम कर सकें, उसकी बेस पे दो कंपनीज को एनालाइज कर सकें। तो फिर कभी कभार आपको एक टूल यूज करना पड़ता है जिसको वर्टिकल एनालिसिस कहते हैं। क्या कहते हैं जी? जिसमें आप पीएनएल के हर आइटम को सेल की परसेंटेज के तौर पर शो करते हैं, ठीक है। और बैलेंस शीट के हर आइटम को, जैसे कि आपके एसेट साइड है तो उस एसेट साइड को आपने टोटल एसेट्स की परसेंटेज के तौर पे बता देना है। हर चीज को पीपीईआर इतने परसेंट ऑफ टोटल एसेट, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज इतने परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स, कैश इज इतने परसेंट ऑफ टोटल एसेट्स, कॉस्ट ऑफ सेल इज इतने परसेंट ऑफ सेल, जीपी इज इतने परसेंट ऑफ सेल, एनपी इज इतने परसेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस। मतलब ये क्या कर रहे हो आप? इक्विटी साइड को कंपेयर करते हो आप टोटल से और यूं कहते हो शेयर कैपिटल इज इतने परसेंट ऑफ टोटल, ठीक है, रिटेन अर्निंग इतने परसेंट ऑफ टोटल। ये आप क्या कर रहे हो भाई? ये आप समझ नहीं आ रही सर क्या कर रहे हैं? ये आप वर्टिकल एनालिसिस कर रहे हो। ये कब करना पड़ता है? जब किसी भी वजह से, साइज की वजह से या बिजनेस की नेचर की वजह से या कुछ ऐसी बेस होती है जिस वजह से आप नहीं कर पा रहे होते कंपेयर दो कंपनीज को आपस में। तो फिर एक तरीका ये भी है कि आप क्या कर लो, आप हॉरिजॉन्टल की बजाय वर्टिकल एनालिसिस करो और वर्टिकल एनालिसिस करके आपको कंपनी ए के अंदर जीपी सेल्स का 20% है, कंपनी बी के अंदर उसका जीपी से उसकी सेल्स का, अब अगर खुद कह दे एग्जामिनर तो आपने फिर ये ट्रीटमेंट करना होता है, ये काम करना होता है। तो इसको क्या कहते हैं जी? वर्टिकल एनालिसिस। वर्टिकल एनालिसिस में क्या करते हो? पीएनएल के हर आइटम को सेल के साथ जोड़ देते हो और एसेट साइड के हर आइटम को टोटल एसेट के साथ, लायबिलिटी के हर साइड इस लायबिलिटी वाले को इक्विटी लायबिलिटी वाले टोटल के साथ जोड़ देते हो। अब होगा क्या? आप यूं बताओगे, कैलकुलेटर उठाओ, 5100 डिवाइडेड बाय 7600 करो, 67%। आप कहोगे हमारे पीपीई जो है हमारे टोटल एसेट्स का 67% है। अब रेशो में बता सकते हो आपके, अगर रिटर्न ऑन नॉन करंट एसेट्स अगर कम हुई है तो देखो एसेट्स हैं इतने ज्यादा, एक बात कर रहा हूं। ऐसे ही आपने यहां पर जीपी को सेल के साथ या ऑपरेटिंग एक्सपेंस को सेल के साथ तो वैसे ही आप करते थे, ये रेशियोज ही आप ऐसे ही निकालते थे। जीपी रेशो क्या थी? नेट प्रॉफिट रेशो क्या थी? कॉस्ट टू सेल, कॉस्ट ऑफ सेल या एक्सपेंसेस टू सेल रेशो क्या थी? यही तो थी वर्टिकल एनालिसिस, ठीक है। तो ये करना पड़ सकता है, पता होना चाहिए कि ये है क्या, ठीक है ना। अब इसको बस आपने एक तो यहां से पढ़ना है यूजर कौन है, उनकी नीड्स क्या है, और उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के अंदर एक हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, वो ये हुआ पड़ा है। ये आपके सवाल में था, आपको बताया नहीं था, बस चेक कर लो, जरा चेक कर लो, ये फॉर्मूला वही लगा हुआ है 4315, सॉरी हाँ सही है, 4315 माइनस 3760 डिवाइडेड बाय 3760 इज इनटू 100 इज इक्वल टू, चेक कर लो वही है। तो हॉरिजॉन्टल एनालिसिस यहां पर हुआ और वर्टिकल एनालिसिस अगले सफे में उसने बताया क्या होता है, जो मैंने आपको बताया वही अंग्रेजी में लिखा हुआ है। और फिर इस एग्जांपल में आपको हॉरिजॉन्टल एनालिसिस नजर आ रहा है, ये चेक कर लो, ठीक है। ये 24 का 100 की परसेंटेज के साथ तो 70% सेल का कॉस्ट ऑफ सेल है, 18.5, हर चीज को किसके साथ जोड़ा हुआ है, चेक करना है तो चेक कर लो। 3020 डिवाइड बाय 4315 करो 70, 1295 को डिवाइड बाय 4315 करो 30, 800 को डिवाइड बाय 4315 करो, ये ही वर्टिकल एनालिसिस है। लेकिन ऐसे कदर नहीं आती चीज की। एक छोटी सी चीज दिखा दूं,
ओ यार वन नोट पे तो नहीं पढ़ा, लेकिन चलो मैं कोशिश करता हूँ ये नज़र आ जाए आपको। रीसेंट टाइम जो करनी है हमने, इसमें एक सवाल दिखाता हूँ आपको, ताकि आपको थोड़ी कदर आए कि हर चीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन जेडी स्पीड नाले चल रहे हैं ना, एक मिनट आगे आगे। तीसरा सवाल, रिक्वायरमेंट पढ़ो। हुगो रिक्वायरमेंट पढ़ो। परफॉर्म अ वर्टिकल एनालिसिस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर बोथ एचडीएल एंड डीडीएल। होता क्या है, अब पता जिसको होगा, इतनी सी बात ही है कि वर्टिकल एनालिसिस कैसे होगा। अगर पीएनएल है तो सिर्फ इसका, और अगर एसेट देखो 57 डिवाइड बाय 91, फिक्स एसेट कितने परसेंट है बताएं, करंट एसेट टोटल एसेट कितने परसेंट है बताना है। ये वर्टिकल एनालिसिस है। ये करने के बाद वो कहता है कंप्यूट करो रिटर्न ऑन एसेट और रिटर्न ऑन इक्विटी फॉर बोथ फिगर्स, बोथ कंपनीज, एंड प्रोवाइड अ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन फॉर डिफरेंस इन ईच रेशियो बिटवीन एचबीएल एंड डीडीएल। कोई एक डिफरेंस एक्सप्लेन करो, उसके अंदर वर्टिकल एनालिसिस को यूज करना था। 8 नंबर का सवाल था, छोटा सवाल था। तो ये उसने करवाया क्यों है, हालांकि देखो रिक्वायरमेंट में कोई असर नहीं है, लेकिन ऊपर इसकी बात होनी चाहिए। Hugo Boss is a newly established company in book selling industry, whereas Dunhill Desire Limited is a market leader. Management aims to compare its financial performance with DDL. However, due to significant difference in their size and operational scale, a direct comparison of their financial is challenging. Below is summarized both companies. तो इसलिए क्या कर दो, वर्टिकल एनालिसिस। अब पता हो तो कोई मसला नहीं है, ठीक है। चलें जी, आखिरी बात सुने और फिर छुट्टी, टाइम हो गया खत्म। ये आपने, ये रिसेंट टाइम वाला तो मैं खुद कराऊंगा, ट्राई करने वाले कर भी सकते हैं, लेकिन मैं खुद कराऊंगा। लेकिन इधर आए एक दफा, सिर्फ एक आखिरी बात सुन लें। पहला अगर दूसरा एमसीक्यू उसमें एक लफ्ज लिखा हुआ है, वो समझाना है आपको। बस आपको रेशोज आती हैं, मुझे जवाब देना है एक सवाल का। आपने मेरी मिसाल है, करंट एसेट्स 100 रुपए के हों, करंट लायबिलिटीज 80 रुपए की हों। बाद में जाना वहां पे, अभी वहां जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ ये देखो एक दफा। तो नेट में क्या आ रहा है, 20। अच्छा, नेट में 20 है तो मतलब क्या चीज ज्यादा है, एसेट्स ज्यादा है, तो मैं इसको नेट करंट एसेट लिख सकता हूं। अच्छा, दूसरी मिसाल, मिटा नहीं रहा, ये भी थक गया। नेट करो करंट एसेट्स को और करंट लायबिलिटीज को। मेरी 80 रुपए की करंट एसेट्स हैं और 70 रुपए की करंट लायबिलिटीज है। आंसर क्या आएगा ना, 90 कर दो। वो मिटा पहले नहीं रहा, कर दिया, करते करते। ठीक है, इधर देखो, क्या ये माइनस, तो इसको हम नेट करंट लायबिलिटी कह सकते। सिर्फ इतनी सी बात थी। और ये देखो, सालिक हैज नेट करंट लायबिलिटीज का मतलब क्या है, इसके करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज से कम है। अब उसने कहा कि उसने डिसाइड किया टू पे अकाउंट पेएबल्स, तो मतलब दोनों जगह पर कमी आनी है। एसेट भी कम होना है, लायबिलिटी भी कम। लेकिन कमजोर कौन है, एसेट नहीं, लायबिलिटी नहीं, एसेट कमजोर है, क्योंकि उसका नेट करंट लायबिलिटी आ रहा है। तो फिर अन्य वाह नहीं चल सकता, उसने निशानी दी। ऐसी नेट करंट एसेट लिखा होता तो उसकी करंट रेशो में कौन कमजोर होता, डिनोमिनेटर। तो फिर उस हिसाब से सोचते। ठीक है, ये एक छोटा सा कैच था। बाकी कुछ रेशोज हैं अभी भी इंपॉर्टेंट, जो आपको मसला ये होगा, जिन्होंने ये सारी रेशोज का आपने एमसीक्यू सारे जो है वो कर लेने, मिलाकर टोटल 41 कर लिए। तो बेटा छलांगे लगाओ। मैं जिन्होंने नहीं किया जी, मैंने भी कहा है, मैंने तो उनको कहा जिन्होंने नहीं किया वो कर ले। बाकी आप प्रॉब्लम वाले एमसीक्यूज को एक दफा दोबारा देखना, लेकिन लिख के रखना। मंडे को ये सबसे पहले करेंगे इंशाल्लाह, फिर कुछ और करेंगे। अच्छा जी, तो इंशाल्लाह पहली रिवीजन क्लास में होगी मुलाकात मंडे को सुबह 7 बजे। अल्लाह हाफिज।